चलिए, let's get going. Coming on to section 141, qualification and disqualifications of auditor, another important section और subsection. In fact, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन क्वालिफाइड है ऑडिट करने के लिए कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, और उन क्वालिफाइड सेट ऑफ लोगों में कौन डिस्क्वालिफाइड है. क्वालिफाइड कौन है? सबसेक्शन 1 कहता है सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस, और सबसेक्शन 2 कहता है कि या तो वो एक इंडिविजुअल होगा या प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी. कोई कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है तो डेफिनेटली उसे हम क्या नहीं कर सकते. ओहो, ये क्या हुआ? 1 सेकेंड. कूल. सॉरी, एक बार दोबारा शुरू करते हैं. चलिए, तो सेक्शन 141 इंपॉर्टेंट है. हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कौन क्वालिफाइड है. तो क्वालिफाइड सिंपल है कि एक सी इन प्रैक्टिस क्वालिफाइड है, वो या तो इंडिविजुअली, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एलएलपी में ऑडिट कर सकता है. अगर वो पार्टनरशिप है और उस पार्टनरशिप में सीए और नॉन सीए दोनों पार्टनर्स हैं, जो कि पॉसिबल है, तो जरूरी ये है कि मेजॉरिटी सीए होना चाहिए. यानी अगर आपकी फर्म में 4 पार्टनर है, 2 सीए, एक सीए में और एक सीए से, तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम सीए पर मेजॉरिटी नहीं है. 4 में 3 की मेजॉरिटी होती है. तो आपकी फर्म में अगर 4 पार्टनर है तो 3 सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, 5 है तो 3 सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, 6 है तो कम से कम 4 सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए. तो आपकी फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है. पर ध्यान रखना कि अगर फर्म में नॉन सीए भी है तो ऑडिट करने का काम और रिपोर्ट साइन करने का काम वही करेंगे जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. आपको ये चीज़ पता होगी शायद, या नहीं भी हो तो जान लीजिए. आज की तारीख में सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीए में इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके मल्टी डिसिप्लिनरी सीए फर्म्स भी बना सकता है. एनीवेज, तो क्वालिफिकेशन का सबसेक्शन 1 और 2 सिर्फ ये कहता है कि भैया सीए इन प्रैक्टिस ही क्या करेगा, ऑडिट करेगा, और इसके अलावा कोई और प्रोफेशनल ऑडिट करने के लिए अपने आप में एलिजिबल. अब आते हैं अपन किसके ऊपर, कमिंग ऑन टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, जो किसकी बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशंस की. ये कहते हैं कि ये लोग एलिजिबल नहीं है ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, इसका मतलब ये लोग डिस्क्वालिफाइड है. मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशन बताऊं उससे पहले एक चीज बता देता हूं. जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, अगर ये अपॉइंटमेंट के बाद भी अट्रैक्ट हो जाती है तो आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा. रोटेशन के नियम सिर्फ डेटा अपॉइंटमेंट पे चेक किए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर ऑफिस विल हैव टू इंश्योर कि आपको इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आपको अट्रैक्ट ना. अगर पूरे ऑडिट के दौरान कभी भी ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई तो आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा. इसका मतलब यूँ समझ लो दोस्तों, ये सब इन्फेक्शन है जो अपन पढ़ रहे हैं. आपने कभी भी कैच कर लिया तो आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओ. इसलिए पूरे ऑडिट के ऑफिस के दौरान आपको इस इन्फेक्शन से बचना है, ना कि सिर्फ अपॉइंटमेंट के दौरान. कब माना जाएगा कि आप डिस्क्वालिफाइड हो? तो सबसे पहली बात, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, एलएलपी के अलावा यानी कंपनी हो, तो क्षमा करें, हमने पहले भी बता दिया कि ऑडिट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स ही कर सकते हैं. तो बॉडी कॉर्पोरेट बनी है, अगर एक सीए ने अपनी कंपनी बना दी जिसमें कई सारे सीए, उसमें डायरेक्टर है, और वो ऑडिट लेना चाह रही है, तो सॉरी, वो एलिजिबल नहीं होंगे. नेक्स्ट, अगर सीए ऑफिसर या एम्प्लॉई है कंपनी में, then in that case also he is not eligible to do the. ऑफिसर और एम्प्लॉय का मतलब सिंपल सी बात है. एम्प्लॉय मतलब कंपनी में जॉब कर रहा है. ऑफिसर की डेफिनेशन आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, पर आप यूँ समझ लीजिए कि उसमें सारे डायरेक्टर्स आएंगे, केएमपीज आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, वो व्यक्ति जिनके इंस्ट्रक्शंस पे नॉर्मली बोर्ड अपने एक्शंस लेता है. तो अगर सीए जॉब कर रहा है उसी कंपनी में उसी कंपनी का ऑडिट करना चाह रहा है, नहीं. सीए किसी कंपनी में डायरेक्टर है, उसी कंपनी का ऑडिट करना चाह रहा है, नहीं, ये संभव नहीं.
मैंने कहा मैं तो जॉब नहीं कर रहा पर मेरा पार्टनर कर रहा है। तो अगर आपका पार्टनर जॉब या पार्टनरशिप में कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय के साथ, तो भी उस पर्टिकुलर केस में आप और आपकी फर्म डिस्क्वालीफाइड। तो आप यूँ समझ लो कि कंपनी के कोई एम्प्लॉय के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली, या ऑफिसर के साथ पार्टनरशिप कर ली, या कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर के यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट में चले गए, तो फिर आप उस केस में डिस्क्वालीफाइड है, फिर आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, कर लिया तो बाद में छोड़ना पड़ेगा। सॉरी, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, सपोज एक्सेप्ट कर लिया और बाद में डिस्क्वालिफिकेशन आई तो ऑडिट छोड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा और समझा देता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहली चीज, एक जनरल रूल ध्यान रखना कि अगर फर्म का एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो मेरी फर्म में 5 पार्टनर है, उसमें से एक कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो डिस्क्वालीफाई, यानी कि पूरी की पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई। दूसरी बात, लेट्स से कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी है जो KMP है यानी ऑफिसर है। वो कंपनी सेक्रेटरी मेरी CA फर्म में एक पार्टनर भी है, तो मेरी CA फर्म उसका ऑडिटर बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि माय CA फर्म, या मैंने क्या कर रखा है उस फर्म के अंतर्गत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत में किसके साथ पार्टनरशिप कर बैठा हो, एक CS के साथ। और वो CS क्या है? कंपनी का ऑफिसर है। कंपनी के सेक्रेटरी की प्रैक्टिस भी चलती है, उस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के ऑफिस में मैंने जॉब कर ली है, तो आई एम इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इन सभी केसेस में आई एम डिस्क्वालीफाइड में ऑडिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता उस कंपनी के। कर लिया और बाद में डिस्क्वालिफिकेशन आया तो छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब क्लॉज पे, सबसेक्शन 3 क्लॉज D, जो बोलता है कि एक व्यक्ति या उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर, व्यक्ति, रिलेटिव या पार्टनर, अगर कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है कंपनी, और मैंने प्लस प्लस लिखा है इसलिए क्योंकि वहां जगह कम है, तो नीचे देख लीजिए कंपनी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है। कंपनी प्लस प्लस में कंपनी के अलावा उसकी होल्डिंग आएगी। तो अब 2 मिनट के लिए समझो कि एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर में लेट्स से हम ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं TCS के, तो TCS इज द कंपनी जिसकी बात हो रही है। टाटा मोटर्स या लेट्स से टाटा सन्स उसकी होल्डिंग कंपनी है जिसके पास 80% शेयर है TCS का। TCS की सब्सिडरी है टाटा BPO, जिसमें उसका 51% शेयर है। TCS ने लेट्स से फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर कर रखा है किसी के साथ, टाटा कैपिटल, तो TCS टाटा कैपिटल, और टाटा कैपिटल की कोई सब्सिडरी है, तो ये मेरी JV है, ये मेरी सब्सिडरी है, ये मेरी होल्डिंग है, यहाँ दिया हुआ है, ये JV की सब्सिडरी है। TCS की एक एसोसिएट है, एसोसिएट जिसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, यूजुअली 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर से आता है, वो BSC है, एसोसिएट है, और ये एसोसिएट की सब्सिडरी है। तो यहाँ पे अभी जो अपन डिस्क्वालिफिकेशन सब क्लॉज D में पढ़ रहे हैं, उसमें कंपनी प्लस प्लस लिखा है, तो प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, JV, एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी आएगी। सारे अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फेलो सब्सिडरी का मतलब होता है मेरी होल्डिंग कंपनी की दूसरी सब्सिडरीज, जिसमें मेरा कोई आपस में स्टेक नहीं है, पर क्योंकि दीज आर, यू कैन से भाई 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 मतलब सन ऑफ द सेम फादर, या यूँ समझ लो कि मोटर्स भी टाटा सन के कंट्रोल में और TCS भी टाटा सन के कंट्रोल में, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? फेलो सब्सिडरीज, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव कॉमन पेरेंट। तो कॉमन पेरेंट की जो एंटिटीज होती है, यानी 2 सब्सिडीज ऑफ द सेम पेरेंट आर ट्रीटेड एज फेलो सब्सिडी। तो अगर आप कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी, उसकी JV, उसकी एसोसिएट या फिर उसकी फेलो सब्सिडरी, इनमें से किसी में भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करोगे, सिक्योरिटी मतलब शेयर या डिवेंचर, दोनों, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों, इंटरेस्ट नॉर्मली विल बी इक्विटी शेयर, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे दोस्तों, एक्सेप्ट थैंक यू मधुसूदन भाई, रिलेटिव ऑफ ऑडिटर में होल्ड सिक्योरिटी इन द कंपनी। रिलेटिव कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर सकते, इसके लिए हम एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं, बहुत अच्छे समझ लेना ताकि कोई डाउट ना बचे।
बाबूजी को रिलायंस कंपनी का ऑडिट मिला, बाबूजी बहुत खुश थे, आज घर आए एंड ही वाज सो हैप्पी, एकदम आए और एकदम मम्मी को ऐसे उठा लिया और यूं गोल गोल झूमने लग गए। हमने बोला अरे क्या बात है पापा, इस तो देखना उम्र के हिसाब से कमर स्लिप डिस्क नहीं हो जाए। उन्होंने बोला शट अप। हमला नहीं मैटर क्या बताओ तो सही। उसने बोला पढ़ाई कर जा अंदर जा। डैड ने बोला हमारे को तो ऐसा बिहेव करते जैसे पड़ोसी किया हम। हमने बोला अरे नहीं डैड प्लीज शेयर करो ना। डैड बोले अरे आज रिलायंस का ऑडिट मिल गया, बहुत सालों से हमारी दिल्ली तमन्ना थी कि अपनी सीए प्रैक्टिस में एक दिन रिलायंस का ऑडिट मिले और आज वो दिन आ गया है। हम लोग ये डैड क्या बात है, पार्टी पार्टी। डैड ने बोला चलेंगे, अभी पार्टी पार्टी कर रहा है, तैयारी कर, अभी मई में एग्जाम है। हम भी सीए इंटर में ही हैं, अभी पावर बैच चल रही है। हमने बोला देखो डैड पार्टी वार्टी तो ठीक है, हमें एक हार्ले डेविडसन चाहिए, दिला दो। डैड ने बोला हार्ले डेविडसन, अबे तेरे को यो बाइक नहीं दिलाऊं मैं, हार्ले डेविडसन। मैंने बोला सोच लो डैड, रिलायंस के शेयर खरीद लूंगा मैं। अब रिलेटिव धमकी दे रहे हैं कि रिलायंस के शेयर खरीद लिए तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोविजन कहता है। तो लड़के ने बोला सर डैड एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 clause D for relative all security in the company you will be disqualified। डैड ने बोला जा जा, बन पड़े ना तो खरीद ले। अभी क्या हुआ, हमने पावर बैच पूरी देखी नहीं थी, सेकेंड पार्ट हमने थोड़ा शुरू शुरू का देखा, फिर हमने बोला यार यूट्यूब पे तो बाद में कभी भी देख लेंगे, बात कभी आता नहीं। तो हमने बोला यार डैड बहुत तेज चल रहे पैसे, हमने जितनी सेविंग लगाई थी सारी सेविंग ली और उस सेविंग से हमने क्या किया, हमने शेयर खरीद लिए। हम गए डैड को, हमने बोला ये देखो मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है, आप डिस्क्वालीफाई। मैं बताने वाला हूँ किसको, एमसीए को, कि हमारे पास एक शेयर है। डैड ने बोला अबे ढंग से पढ़ तो ले, 1 लाख रुपए तक के शेयर्स अगर रिलेटिव होल्ड करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो डैड ने बताया फेस वैल्यू अप टू 1 लाख रुपीज के शेयर्स अगर आपने होल्ड कर रखे हैं, इसने आपने मतलब रिलेटिव ने, यानी सीए नहीं होल्ड कर सकता, ये सिर्फ रिलेटिव के लिए लिमिट, तो डैड डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। हमने बोला अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम गए और हमने मार्केट से 1,01,000 के शेयर होल्ड कर लिए। मैंने आया और मैंने बोला देखो डैड मैंने 1,01,000 के रिलायंस की शेयर ले लिया, अब आप डिस्क्वालीफाई। अब आप मुझे हार्ले डेविडसन दिलाओ 60 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। प्रोविजन क्या कहता है, अगर रिलेटिव ने होल्ड कर भी लिए पर आप 60 दिन में अगर रिलेटिव वापस से होल्डिंग अपनी नीचे कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डैड ने बोला अबे ध्यान से पढ़, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर लेने, तूने 1 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू के शेयर खरीदे। रिलायंस का एक शेयर 3,000 रुपए में ट्रेड हो रहा है जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपए, समझा? मतलब तूने जो शेयर लिया ना, मुश्किल से 300 350 शेयर आए तेरे पास, यानी 300 350 की फेस वैल्यू के शेयर की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए। तूने अभी 300 350 की फेस वैल्यू के शेयर खरीदे, 1 लाख की फेस वैल्यू के ज्यादा शेयर खरीदेगा तब जाके मैं डिस्क्वालीफाई। और इतने पैसे तेरे पास होते तो तू हमसे थोड़ा ना हार्ले डेविडसन मांगता। हमने बोला यार बात तो सही है, बहुत परेशान। हमने बोला यार क्या करें, हमने बोला चलो कोई नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पर डाउट पूछे जा सकते हैं। तो आपने फटाफट क्या किया, टेलीग्राम ग्रुप पर डाउट डाला इंटर ऑडिट पावर में, और बोला कि यार क्या करें यार, अपनी को डेट को ऐसा कर। कोई जवाब नहीं दे रहा, आपने व्हाट्सएप कर दिया 9200079000 को, सर को व्हाट्सएप आया सर के पास। सर ने देखा और उन्होंने बोला अरे क्या हो गया भाई, क्या पूछ रहा है? उसने बोला सर बताओ ना। फोन लगाया उसने व्हाट्सएप कॉलर, बोले और सर प्लीज बताओ यार। हमने बोला क्यों जानना है, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? बोले ऐसी ऐसी कहानी। मैंने बोला यार ये अनैतिक है, गलत है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। उसने बोला अरे सर आपको ही नहीं आता है इसलिए। मैंने बोला सर से चैलेंज, रुक तुझे मैं एक तरीका बताता हूँ, एक काम कर, तेरे पास पैसे इतने नहीं है ना, तो तू एक काम कर, तू 1 लाख रुपए से ऊपर की डिबेंचर खरीद ले रिलायंस के, तो भी डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि प्रोविजन क्या कहता है, इन्हीं सिक्योरिटी ना कि सिर्फ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में बहुत फर्क हो सकता है। डिबेंचर क्या, 1 लाख की फेस वैल्यू का डिबेंचर 1,10,000 20,000, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा, जाके खरीद लो। उसने बोला हाँ देखा, उसने बोला 1 लाख के ऊपर की फेस वैल्यू की अगर देख रहा हूँ तो उनकी भी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए आ रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे। मैंने शेयर खरीदे, भेज दे, उसके पैसे से खरीद लो। उसने बोला नहीं है सर इतने पैसे। आप और कोई तरीका बताओ।
और कोई तरीका है क्या जिससे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है डेड को? मैंने बोला यार तरीका तो है पर लेकिन गलत हो जाएगा, ऐसा करना मत। बोला यार बताओ। मैंने बोला यार गलत है। बोला सर आप बताओ पक्का, हम महीने में हफ्ते भर हार्ले डेविडसन में आपको दूंगा, आप घुमाना। मैंने बोला ऐसा है तो एक काम कर, रिलायंस की सब्सिडरी का एक शेयर खरीद ले, डेट डिस्क्वालीफाई हो जाए। मैंने बोला कैसे? मैंने कहा देख प्रोविजन में जो एक्सेप्शन दिया है ना उसमें बोला है कि रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर कैन होल्ड सिक्योरिटी इन द कंपनी, ना कि कंपनी प्लस प्लस। मतलब एक्सेप्शन में ये नहीं लिखा है कि होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट फेलो सब्सिडी में शेयर खरीद सकते हैं। तो पहले प्रोविजन बनाया कि सीए पार्टनर रिलेटिव, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट फेलो सब्सिडी, इसी में भी अगर एक भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करेगा तो डिस्क्वालीफाई। फिर एक्सेप्शन बनाया जिसमें कहा कि अगर रिलेटिव 1 लाख की फेस वैल्यू की कंपनी में होल्ड कर रहा है तो चलेगा, यानी रिलेटिव कंपनी की सब्सिडरी में अगर होल्ड करता है तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है, और क्योंकि एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है तो मेन प्रोविजन में वो फंस जाएगा। मैंने कहा कि अगर तूने रिलायंस की सब्सिडी की 1 रुपए की फेस वैल्यू का भी शेयर ले लिया तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैंने बोला सर ये ना बात, अभी खरीदता हूँ। मैंने बोला नहीं खरीदना मत बेटा, इसे ब्लैकमेलिंग के लिए यूज कर, क्योंकि अगर तूने खरीद लिया तो फिर इस पर 60 दिन वाला नियम भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेप्शन ही नहीं है तो फिर 60 डेज भी नहीं, यानी फिर पापा सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तेरी भी हाल ले जाएगी और पापा का भी ऑडिट। तो तू तो सिर्फ जाके उनको बोल दे। तो हम गए और हमने डैड को बोला डैड सोच लो हाले दिला रहे हो या नहीं। डैड ने बोला नहीं दिलाऊंगा, जो बन पड़े कल ले जा। खरीद रहा था ना तो शेयर्स खरीद ले। हम बोला नहीं डैड हम शेयर्स नहीं खरीद रहे, रिलायंस की सब्सिडरी है उसका 1 रुपये का शेयर खरीद रहे। बस अगले दिन हाले आ गई। फिर डैड ने हमसे पूछा ऑडिट कहाँ से पढ़ रहा है, हमने बताया पावर ज्वाइन करिए। डैड ने बोला ओ अच्छा। तभी हमको लगा कि ये ज्ञान तुझे कहाँ से मिला। समझ गए थे हम सर तक सर से ही पढ़ रहा है। बोला आपको कैसे पता? बोले मैं भी सेकंड बैच का स्टूडेंट था। बोला, क्या बात कर रहे हो? खैर ज्यादा हो गया, सॉरी क्षमा करें। कॉलर है नहीं तो खुद ही ऊंची कर रहे हो। लो भाई आ रहा है समझ में आया आपको? प्रोविजन ध्यान से सुन लो, जरा भी स्लिप नहीं होता चाहिए। मैटर ऐसा है कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ऑडिटर अपॉइंट किए जा रहे हैं, अगर किसी संस्थान में, तो आप आपका पार्टनर और आपका रिलेटिव उस कंपनी में 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता। उसकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट फेलो सब्सिडी में 1 रुपए की सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता है। और एक्सेप्शन सिर्फ रिलेटिव को कंपनी में होल्ड करने की परमिशन देता है 1 लाख की फेस वैल्यू की। 1 लाख तक डिस्क्वालीफाई नहीं है, 1 लाख 1 रुपए पे डिस्क्वालीफाई होगा। उसमें भी 60 दिन में बेच दी तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाए। पर ये एक्सेप्शन सिर्फ कंपनी में होल्ड करने का, ये लॉ में ड्राफ्टिंग एरर है, पर इसका एग्जाम में इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन भी और आंसर दिया हुआ है। कंपनी की सब्सिडी में 1 रुपए की भी रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड की तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई। चलो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, बड़ा काम का था ये। ऐसे आप इतनी बारीकी में चीज़ों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, एमसीक्यू बढ़िया करोगे, वो 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन बढ़िया करोगे, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लेके आओगे। अब आपको पास होने के लिए सिर्फ एक चीज़ और करना है। ये चीज़ अगर आपने कर दी ना दोस्तों, ऑडिट में आपका पास होना तय है। पर बस एक ही बार करना, 2 बार अगर करी ना बेटा तो आप समझ लो कि मामला बिगड़ सकता है। लाइक का बटन प्रेस करिए, बहुत गलत बात है। इतने सारे बच्चे और इतना सा लाइक ना, वेरी बैड। लाइक का बटन प्रेस करिए, आपका सीए पार होना तय हो जाएगा। लेट मी सी कितने बच्चे सीए बनना चाहते हैं। सिर्फ 1 बार, 2 बार किया तो रुक जाओगे। ये मेरा श्राप नहीं है, ये मेरा वरदान नहीं है, ये मेरी भविष्यवाणी। चलो 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 देखें। ओके आ रहे नहीं आ रहे हैं? आए आए आए। चलो और बच्चे पास होने लगे हैं, बहुत बढ़िया। हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं, बहुत सारे होने लग गए, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रोविजन कहता है कि अगर आपकी इंडेटनेस है कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, जेवी में, एसोसिएट में,
हो गए, पास होने लग गए बच्चे। 5 लाख रुपए से ज्यादा की तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। हालांकि इंडेक्टनेस में सीए की भी हो सकती। तो आपको अगर मैं सिक्योरिटी के बारे में बात बताऊं तो सब समझ जाओ। मामला एकदम सिंपल है। सीए, उसका पार्टनर और उसका रिलेटिव, ये लोग सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह कितना होल्ड कर सकते हैं? इसका 0, इसका 0। इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट, फेलो सब्सिडी। इसमें इनका नील नील। रिलेटिव कंपनी में अप टू फेस वैल्यू 1 लाख, और अगर एक्सेस है तो रिड्यूस इट इन 60 डेज। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन 1 लाख के ऊपर गई उसके 60 दिन में। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, पर यहां पे रिलेटिव होल्ड ही नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी का प्रोविजन, सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, जो भी आपको कहना है। अब आते हैं अपन इंडेटनेस। इंडेटनेस के प्रोविजन में कंपनी प्लस होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस जेवी प्लस एसोसिएट प्लस फेलो सब्सिडरी, सब में मिला के, इन सब की मिला जुला के 5 लाख हो सकती है। यानी इन सब का टोटल और इन सब का टोटल अप टू 5 लाख है तो नॉट डिस्क्वालीफाई। इससे ज्यादा अगर आपने होल्ड कर ली तो दोस्तों फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। सेम इसी तरह से प्रोविजन दिया गया है गारंटी का। गारंटी के केस में क्या बोला है? कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट, फेलो सब्सिडरी, सब में मिला के आप 1 लाख रुपए तक की गारंटी और सिक्योरिटी दे सकते हो, ये सब लोग मिला के। क्योंकि नॉर्मली गारंटी सिक्योरिटी आमतौर पे नहीं होती है, पर इंडेटनेस हो जाती है, तो इसके लिए इंडेटनेस की 5 लाख की लिमिट दी गई है। इससे ज्यादा हुआ तो देन इन दैट केस यू मे गेट डिस्क्वालीफाइड। ये आपका प्रोविजन है। तो दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए? इससे क्या क्लियर हो रहा है आपको? कि सबकी लिमिट अलग अलग है, आपको अलग अलग से ध्यान रखना। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यार सीए की 4 लाख की इंडेटनेस है कंपनी में, क्या वो डिस्क्वालीफाइड है? नहीं। पर सीए के पास 1 रुपए का भी शेयर है कंपनी का तो डिस्क्वालीफाइड है? हाँ। इंडेटनेस सीए की कंपनी में 4 लाख है और उसकी सब्सिडरी में 2 लाख है, डिस्क्वालीफाई हो गया? हाँ, क्योंकि टोटल 6 लाख हो। सीए की कंपनी में 3 लाख है, उसके रिलेटिव की 3 लाख है, तो डिस्क्वालीफाई हो गया? हाँ, क्योंकि टोटल 6 लाख हो। ध्यान रखना, इंडेटनेस का मतलब उधार है, ना कि बकाया। इसका मतलब यह है आपको ओवरड्यू चेक नहीं करना है, ड्यू चेक करना। तो मैंने कंपनी से एक 50,000 का लोन लिया है तो मेरी इंडेटनेस है, चलेगा। ये 5 लाख के ऊपर चली गई तो मैं डिस्क्वालीफाई। अब यूँ समझो, सपोज कि मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और इस पर्टिकुलर कंपनी की आम तौर पे आदत है कि उधारी पे माल सप्लाई करती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सीए का मेरा ऑफिस बना रहा हूँ, और ऑफिस बना रहा हूँ तो मेरा ही एक क्लाइंट है जो फर्नीचर सप्लाई का काम करता है। तो मैं गया उसके पास और मैंने उससे 6 लाख रुपए के फर्नीचर खरीदे, उसने मुझे सप्लाई कर दिया। वो नॉर्मली सबको 1 महीने का क्रेडिट देता है कि भैया 1 महीने का उधार है, 1 महीने में पैसे दे दे। तो मैंने उससे 6 लाख का माल उधारी पे ले लिया और 1 महीने का उसने मुझे उधार दे दिया, जो वो सबको देता है। क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो गया? हाँ। आप बोलोगे सर सबको दे रहा है, मुझे भी दिया, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं? 5 लाख तक चलता है, क्योंकि देखो 5 लाख भी बहुत बड़ी लिमिट है यार। उतने तक का उधार हमने फिर भी अलाउ किया है, पर उससे ज्यादा नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा है। तो भले ही आपका नॉर्मल कोर्स में उधार मिला है, पर 5 लाख से ज्यादा इंडेटनेस हुई तो आप डिस्क्वालीफाई। ध्यान रखना कि अगर सीए फीस एडवांस में लेता है तो उसे भी इंडेटनेस मानते हैं। इंडेटनेस में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब वो इंडेटनेस का अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है।
तो अगर आपने ऑडिट फीस एडवांस में ले ली और आपकी ऑडिट फीस 2 लाख ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख ये पूरी एडवांस में ले ली तो आप इंडेटेड हो गए, मोर देन 5 लाख डिस्क्वालिफाइड, ऑफिस खाली। इसी तरह से किसी और व्यक्ति का कंपनी की तरफ कोई उधार है और उसके अगेंस्ट में मैंने कोई गारंटी या सिक्योरिटी दी है, तो उस पर्टिकुलर केस में 1 लाख से ज़्यादा की अगर मैंने मेरे रिलेटिव पार्टनर ने दी है कंपनी प्लस प्लस में, तो हमको वो डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो ये आपके प्रोविजंस है क्लॉज डी के। क्लॉज डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लेट्स कम टू क्लॉज ई विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर सीए या उसकी फर्म मतलब ऑल द पार्टनर्स टेकन टुगेदर, सीए या उसकी फर्म ऑल द पार्टनर्स टेकन टुगेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसका मतलब डिफाइंड नहीं है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, हो सकता है रिलेटिव वगैरह के थ्रू, पर यहाँ पे याद रखना यहाँ पे अलग से रिलेटिव शब्द शामिल नहीं किया है। हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी प्लस प्लस, तो अगर उसकी कंपनी प्लस प्लस के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे कंपनी प्लस प्लस नहीं है, एक और प्लस लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा था वो सबके अलावा सब्सिडरी ऑफ जेवी एसोसिएट भी आ गई, यानी कि ये सब्सिडरी और जेवी एसोसिएट ये 2 कंपनियां भी एक तरह से आ गई। तो कहते हैं कि सीए या उसकी फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, जेवी एसोसिएट, फेलो सब्सिडरी और जेवी एसोसिएट की सब्सिडरी, इनमें से किसी के साथ भी कोई बिजनेस रिलेशनशिप कमर्शियल पर्पस के लिए रखती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट अगर वो रिलेशनशिप सीए की प्रोफेशनल सर्विसेज देने की है या कंपनी जिन गुड्स में ऑर्डिनरीली डील करती है उन गुड्स में आर्म्स लेंथ प्राइस पे डील करने, तो बात अलग है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। तो प्रोविजन ऐसा कहता है कि आप जिसका ऑडिट कर रहे हो ना उसके साथ आपकी ऑडिट के अलावा और कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल सर्विस दो, घर जाओ। पर मैंने कहा कि यार मैं ऑडिट कर रहा हूँ रिलायंस का, मैं रिलायंस प्राइस से सब्जियां खरीदता हूँ, तो अब क्या इसमें भी प्रॉब्लम है? तो इसके लिए कह दिया कि चलो ठीक है, कंपनी जिन गुड्स और सर्विस में ऑर्डिनरीली डील करती है वो गुड्स और सर्विस अगर आप कंपनी से ले रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है। उस केस में आप डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाओ। क्यों? आमतौर पे कंपनी वो काम कर रही है, आपके साथ भी कर लिया। बस ये जरूर है कि आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज यू आर एन ऑडिटर ना ले लो। इसलिए कहा ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस यानी 2 अननोन बायर सेलर आपस में एक हाथ दे एक हाथ ले वाला ट्रांजैक्शन करते हैं। भैया ना हम तुम्हें जाने ना तुम जानो हमें, मगर लगता है कुछ ऐसा कि ये कुछ नहीं लगता ऐसा, भैया पैसे दे माल ले खत्म। उस तरह के ट्रांजैक्शन में जो प्राइस होती है वो प्राइस पे आपने माल लिया है कंपनी से, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं। मैं ताज होटल का ऑडिट कर रहा हूँ। ताज होटल में अपन ने लड़के की शादी रखी है और बड़ी धूमधाम से वहाँ पर शादी। मैं ताज होटल का ऑडिटर भी हूँ और वहीं पर मैंने शादी भी करवाई लड़के की। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। पर अगर वो शादी के लिए मैंने जगह ताज से एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ली क्योंकि मैं ऑडिटर, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। अदरवाइज नॉर्मल है ये ट्रांजैक्शन करना, कोई प्रॉब्लम। दोस्तों एक और चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। ताज होटल मेरा क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी जो सेवाएं वो ऑर्डिनरली देता है, यानी कि होटलिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये ले सकता हूँ। और मैं उसे ऑब्वियस सी बात है सीए और प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता हूँ। इसके अलावा हमारे बीच में और किसी तरह के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। तो मैंने अगर ताज से लोन ले लिया तो 1 लाख का भी लोन है तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, भले ही मेरी इंडेटनेस वाला क्लॉज डी नहीं लग रहा है पर क्लॉज ई लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग माई लोन अमाउंट इज भले ही 5 लाख से कम है, 5 लाख के अंदर है, पर ये ट्रांजैक्शन, बिजनेस रिलेशनशिप, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने किया है ये ऑर्डिनरी कोर्स में ताज का धंधा नहीं है। ताज एक एनबीएफसी होती, सबको लोन देती, मुझे भी लोन दिया है, 5 लाख रुपए तक का है, चलेगा। पर उसका कोर बिजनेस नहीं है, मुझे वो लोन दे रहा है तो नहीं चलेगा। सिमिलरली मैं उसे सिर्फ सीए की सेवाएं दे सकता हूं। तो मेरे पास सपोज कोई एक प्रॉपर्टी थी, ताज ने बोला यार मुझे उस जगह पे होटल खोलनी है, मैंने बोला ले लो मुझसे किराए पे ले लो, तो मैंने ताज को प्रॉपर्टी किराए पे दे दी जो मेरी प्रॉपर्टी रखी हुई थी और आर्म्स लेंथ पर दी है, फिर भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, फिर मैं ऑडिट तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सीए क्या दे सकता है? सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस, दूसरी कोई सेवाएं नहीं। और ले क्या सकता है जिसमें कंपनी ऑर्डिनरली डील कर रही है और कुछ नहीं।
इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप उसमें कमर्शियल पर्पस के लिए आप कर रहे हो तो फिर उस केस में दोनों डिस्क्वालीफाई, सॉरी आपकी सीए फॉर्म डिस्क्वालीफाई। तो ये आपका प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज ई। क्लॉज एफ कहता है अ पर्सन हु इज अ रिलेटिव, सॉरी एक व्यक्ति का रिलेटिव, सीए का रिलेटिव अगर कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी है तो वो डिस्क्वालीफाई है। ध्यान रखना यार, डायरेक्टर और केएमपी किस में हो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, कंपनी में, यानी यहां होल्डिंग सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं बोला गया। और कौन है डायरेक्टर या केएमपी? रिलेटिव। रिलेटिव की क्या परिभाषा है जो कंपनीज एक्ट में दी गई है, वो सब डिटेल में अपन नहीं जा रहे अभी, यहां पर ये जरूर है। नेक्स्ट पेज में आपको रिलेटिव की डेफिनेशन मिल, केएमपी की डेफिनेशन मिल। ध्यान रखना केएमपी में सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं जो एक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं आते। पर डायरेक्टर शब्द में नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारे आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि मेरी सीए की से वाइफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक कंपनी में, तो क्या सीए उसका ऑडिट कर सकता है? हमें बोलना पड़ेगा कि सीए की वाइफ केएमपी भले ही नहीं है पर डायरेक्टर तो है, तो उस केस में सीए डिस्क्वालीफाई। चलिए अब मैं देखता हूं आपको कितना ये समझ में आया। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हियर इट गोज, लेट्स सी व्हाट सेज। क्वेश्चन सेज दैट सीए की वाइफ is a director in subsidiary of A Limited. Can CA be appointed as auditor of A Limited? CA की वाइफ is the director in subsidiary of A Limited. क्या CA A Limited में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? पहला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल बढ़िया, 1 नंबर। क्यों? फॉर द सिंपल रीजन कि कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है तो दिक्कत, वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, किसमें? कंपनी की सब्सिडरी में डायरेक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बोलता हूं सीए इज अ डायरेक्टर इन सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, कैन सीए बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड? अब आप बताइए आपका क्या जवाब है। यहां पे मैंने किसको डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया? सीए को ही डायरेक्टर घोषित कर। हा 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 हा, सीए खुद डायरेक्टर है कंपनी की सब्सिडरी में, तो क्या कंपनी में वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? हा 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 हा, क्या लगता है इसका आंसर? वंस अगेन द आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों यस है दोस्तों? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में भी आप क्लॉज बी पढ़ो, साफ साफ क्या लिखा है, अगर सीए ऑफिसर और एम्प्लॉय कंपनी में है तो वो डिस्क्वालीफाइड है, कंपनी की सब्सिडरी में होने से डिस्क्वालीफाइड। तो बहुत अच्छे से समझ लेना, वो जो बिजनेस रिलेशनशिप और इंडेटनेस वाले प्रोविजन थे उसमें अपन क्या करते थे, फैमिली ऑफ कंपनी देखते थे, सिर्फ कंपनी नहीं। लेकिन जहाँ पे ऑफिसर एम्प्लॉय केएमपी डायरेक्टर वाली ये सारी बातें हैं, यहाँ पे अपन सिर्फ क्या देखते हैं, कंपनी देखते हैं, कंपनी की फैमिली देखने की जरूरत। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? क्या वो अपॉइंट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, किया जा सकता है। अब एक और सवाल है, मैं पूछने के लिए पूछ लेता हूँ कि सीए इज अ डायरेक्टर इन होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड, कैन सीए बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड? यस, नो, यस एज पर कंपनीज एक्ट 13 और नो एज पर आईसीआई। और अब आप समझ गए, अलग से ये ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब यही आपका सही आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज यस, एज पर कंपनीज एक्ट बट नो एज पर आईसीआई। कंपनीज एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आईसीआई ने स्पेसिफिकली मना किया है कि किसी कंपनी या उसकी होल्डिंग में अगर आप डायरेक्टर हो तो आप उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं होंगे। अब ये हमें कैसे पता होगा? इसीलिए तो आप लोग पावर में आए, ध्यान से सुन लीजिए, काम की चीज़ है। आपके लिए मैं एक समरी बना देता हूँ, समरी काम आई। सर ये जो समरी आप बना रहे हो ये क्या हमें बनाने की ज़रूरत है? ये सब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। कैसे शेयर करूँगा वो भी बता दूंगा क्लास के अंत में।
क्लास के अंत में ये भी बता दूंगा कैसे शेयर करूंगा। प्रोविजन समझ लो, कंपनी, उसकी होल्डिंग, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट वगैरह, ठीक है। हमारा ऑडिटर कंपनी में क्या नहीं हो सकता, तो ऑडिटर कैन नॉट बी क्या, कंपनी में डिस्क्वालीफाई कब हो जाओगे आप, अगर आप कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय हो। पर अगर रिलेटिव ऑफ ऑडिटर कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। बट डायरेक्टर होल्डिंग में, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट में, सॉरी रिलेटिव होल्डिंग में, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट में अगर कुछ भी बनना चाहता है तो कोई रिस्ट्रिक्शन। ऑडिटर भी सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट में अगर डायरेक्टर वगैरह बनेगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर सिर्फ है एज पर आईसीआई कैन नॉट, और इसको ऐसा बोलेंगे एज पर आईसीआई ही विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो कंपनीज एक्ट में रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब है जब आप कंपनी में हो। आईसीआई ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया अगर आप होल्डिंग में हो तो भी। इसके अलावा एक आईसीआई का एक और रिस्ट्रिक्शन याद रखना कि इफ अ पर्सन, अ सीए वॉज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, यानी अभी नहीं है पहले था, then for 2 years he cannot accept audit of that. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी लॉ में नहीं। तो मुझे बताओ, मुझे कंपनी लॉ के रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना है या आईसीआई की, या दोनों? ऑब्वियस सी बात है दोनों। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न सर्टिफिकेट में ही पूछना होता है ऑडिटर से कि भैया अगर तुझे अपॉइंट किया तो तेरा अपॉइंटमेंट वैलिड होगा ना एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड आईसीआई। तो अगर आपके आईसीआई एक्ट के अनुसार भी प्रोविजंस वैलिड नहीं हुए, अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं हुआ, तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस कारण से हमें दोनों लेवल पे चेक करना पड़ता है। आई होप ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए प्रोविजन क्या है। इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा होता है कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह कहाँ पे हो सकता है, रिलेटिव क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, कब हमें डिस्क्वालीफाई करेगा, नहीं करेगा। अब आते हैं अगले पे, विच इज अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। प्लस अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो और फर्म के पार्टनर हो तो आप मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक सीए मैक्सिमम कितने कंपनी के ऑडिट कर सकता है? किसी ने बोला है सर आईसीआई ने कहा मना किया है, तो बेटा आईसीआई का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसके अंदर उसके पास काउंसिल को जनरल गाइडलाइन देने के पावर होते हैं। तो वो काउंसिल जनरल गाइडलाइन में वो अलग अलग प्रोविजंस देता है। इसके लिए वो फाइनल में पढ़ना तुम, तो आपको अभी लिखना है तो आप लिख देना सीए एक्ट में मना किया। अगर आप एक्चुअल में पता करना चाहते हो कहाँ मना किया है, तो वो एक्चुअल में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइन के अंतर्गत मना किया है, जिसका रेफरेंस सीए एक्ट के क्लॉज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2 टू द सीए एक्ट में। चलिए क्या आंसर पेपर में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा? तो आप हमेशा आंसर पहले कंपनीज एक्ट का लिखोगे, फिर आईसीआई के अनुसार क्या ये लिखोगे, और फिर फाइनली लिखोगे। दोनों में से एक भी जगह मना कर दिया तो आप लिखोगे अलाउड। तो आपको आंसर हमेशा दोनों प्रोविजंस देने, कंपनीज एक्ट के भी और आईसीआई के भी। अब आगे आइए, आप 20 कंपनी से ज़्यादा की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके पास अगर ऑलरेडी 20 कंपनी की ऑडिट है तो और ऑडिट एक्सेप्ट मत करना। ये 20 की लिमिट पर सीए इन प्रैक्टिस है। तो अगर आपकी फर्म में 3 पार्टनर हैं और तीनों सीए इन प्रैक्टिस है और एक भी जॉब में नहीं है, तो 60 कंपनी ऑडिट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कई सारे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे
सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि लेट्स से एक सीए फर्म है एंड इट हैज 3 CA in practice who accept 60 company audits, all signed by one partner himself. क्या ये ओके है? क्या ये नॉट ओके? चलेगा या नहीं चलेगा? हमारी फर्म है, इस फर्म में आप देखेंगे तो 3 CA प्रैक्टिस है जिन्होंने 60 कंपनी ऑडिट एक्सेप्ट किया और 60 के 60 एक ही CA ने साइन कर डाले, तो साल खत्म हुआ, ऑडिट हुआ, सबकी रिपोर्ट एक ही ने बना दी। चलेगा या नहीं चलेगा? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दिस इज ओके। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन साइनिंग ऑफ द ऑडिट पार्टनर फर्म्स। अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर एक CA फर्म ने ऑडिट एक्सेप्ट किया है तो CA फर्म का कोई भी CA इन प्रैक्टिस पार्टनर उसे साइन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 146, 147 अपन पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ प्रैक्टिसिंग पार्टनर, अ प्रैक्टिसिंग CA who is your partner in the firm can sign the audit report। तो ऑडिट आपने किया है और अपन दोनों पार्टनर है, मैं साइन करूँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी यहाँ पे सबसे पहली चीज समझ लो, हम जो रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं वो सिर्फ ऑडिट एक्सेप्ट करने का देख रहे हैं कि आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपने एक बार ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, सही से कर लिया, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम हमें बाद में चेक भी नहीं करना है। ऐसे भी कहते हैं अपन कि बाकी सारे जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो सारे प्रोविजन अपने को थ्रू आउट चेक करना है, पर ये सिर्फ ऑडिट एक्सेप्टेंस का प्रोविजन है कि एक्सेप्ट किया तो इससे ज्यादा ऑडिट एक्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। ऑडिट एक्सेप्ट करने पे रिस्ट्रिक्शन है, कितने से ज्यादा नहीं ले सकते, 20। ऐसा क्यों बताया गया है? ताकि भाई एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑडिट का, सब में प्रॉपरली बटे। पर अब सर छोटी छोटी कंपनियों के ऑडिट मिलते हैं, अब उसमें भी 20 का रिस्ट्रिक्शन है, तो कैसे पेट पलेगा एक CA का? तो हमने बोला चलो ठीक है, 20 की लिमिट में इन ऑडिट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और स्मॉल कंपनी, ये तो काउंट होगी ही नहीं। प्लस वो सारी 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी। डोरमेंट कंपनी यानी कि जो बेसिकली बनाई जाती है कोई बिजनेस नहीं करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख लिया, एसेट खरीद के रख लिया। 1% कंपनी आप समझते हो, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देख ली, 4 करोड़ 40 करोड़ जो होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, स्पेशल एक्ट में नहीं, सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। इसके अलावा वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। आप देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सक्लूजन दे रहा हूं कि इनको काउंट नहीं करेंगे 20 की लिमिट में, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया गया, क्योंकि मैं एक्सक्लूजन दे रहा हूं। प्रोवाइडेड इट इज नॉट डिफॉल्टेड अंडर सेक्शन 92 और 137, यानी कि उसने एनुअल रिटर्न्स और एनुअल अकाउंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। एक भी डिफॉल्ट कर दिया तो फिर वो वाली कंपनी का ऑडिटर या वो वाली कंपनी के ऑडिट आप एक्सेप्ट करोगे तो 20 ऑडिट में एक ऑडिट काउंट हो जाएगा। ऑब्वियसली आते हैं, ये सब डेटा ऑफ अपॉइंटमेंट पे चेक कर। CA एक्ट में यही लिमिट 30 कंपनियों की होती है, पर उनमें सिर्फ 1% और डोरमेंट कंपनी को एक्सक्लूड करते हैं, ब्रांच ऑडिट इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर फॉरेन कंपनी है तो उसे शामिल किया जाता है। फॉरेन कंपनी का ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो वो 20 की लिमिट में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहली बात, ये सारी लिमिट्स अपन किसकी पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट में जो अंडर सेक्शन 139 ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। तो आप बोलो इनकम टैक्स के ऑडिटर की लिमिट क्या है? वो अलग होगी, वो 60 की है, वो अलग है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी काउंट होगी क्या इसमें? तो 139 में कौन सी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है? गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो सब काउंट होगी। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट अगर आप करोगे तो भी काउंट होगी। कई बार होता है एक ही कंपनी ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट कर देती है, तो सारे ज्वाइंट ऑडिटर के लिए वो काउंट हो जाए। तो आप और मैं दोनों ज्वाइंट ऑडिटर है, दो अलग अलग कंपनियों के, तो दोनों के दो ऑडिट काउंट हो जाएंगे। यानी ऐसा नहीं आधा आधा करके एक काउंट होगा। ज्वाइंट ऑडिटर में पूरा ऑडिट काउंट होता है, सारे ज्वाइंट ऑडिटर। इसमें सिर्फ कंपनी के ऑडिट काउंट होंगे। कौन सी कंपनी के ऑडिट काउंट होते हैं? 20 में पब्लिक कंपनी सारी आती है, 1% एक्सक्लूडेड है, स्मॉल एक्सक्लूडेड है, डोरमेंट एक्सक्लूडेड है, प्राइवेट जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो एक्सक्लूडेड है।
बाकी सारी इंक्लूडेड है। ब्रांच ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो वो भी इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ कंपनी की ऑडिट शामिल है। इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सारे ऑडिट्स कंपनी ऑडिट नहीं है, तो इसलिए ये सब काउंट नहीं होते। आईसीआई की लिमिट 20 की जगह 30 है, पर उसमें एग्जाम्पशन प्राइवेट कंपनी का कुछ भी नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनी उसमें सारी शामिल होती है और स्मॉल कंपनी सारी शामिल होती है, उसमें सिर्फ 1% और डॉर्मेंट कंपनी का एक्सेप्ट। तो प्रोविजन आपको ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए सीलिंग लिमिट का, ये आपका प्रोविजन हो गया सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी। ये जी कैसे याद रहता है? आप बताओ, ये जी लग रहा है या 2? बस हो गई बात। जी लुक्स लाइक 2, 20 ऑडिट्स। तो क्लॉज जी के अंतर्गत बेसिकली आपको क्या देखने का है? प्रोविजन आपको सिंपली देखना है कि मैक्सिमम आप कितने ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, 20 ऑडिट्स, विच विल बी अदर देन 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, जिसे आप डॉस याद कर सकते हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉर्मेंट 1% स्मॉल, और प्राइवेट लेस देन 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल। ये सब इसमें एक्सक्लूडेड है। फिर लिखना आईसीआई की लिमिट मैक्सिमम 30 ऑडिट्स की है, उसमें अदर देन सिर्फ 1% और डॉर्मेंट है। डॉस के शुरू के 2 हैं, आखिरी 2 नहीं है। इतना सिंपल कर दिया, याद रखना। एग्जाम में आंसर लिखो तो पहले कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिखना, फिर आईसीआई के अनुसार। और फिर फाइनल आंसर। तो सपोज एग्जाम्पल में आपको पूछा है कि सी हैज एक्सेप्टेड 31 स्मॉल कंपनी ऑडिट्स, तो आप लिखोगे कि कंपनीज एक्ट में तो ये ओके समझा के पूरा। आंसर कैसे लिखते हो पता है आपको? क्योंकि स्मॉल कंपनीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिमिट, तो उस पर कोई लिमिट ही नहीं। पर आईसीआई के अनुसार नॉट ओके, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम 30 कंपनी के आप ऑडिट ले सकते हो, जिसमें स्मॉल कंपनीज आर इंक्लूडेड। तो ऐसे आपको दोनों मिला जुला के आंसर बना के लिखना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है आपको। सीलिंग लिमिट्स और ये क्लॉज जी हो जाता है आपका। जी के बाद एच। अगर आपको कोर्ट के द्वारा कन्वर्ट किया गया, ध्यान रखना यहाँ पे कोर्ट लिखा है मतलब कोर्ट, ट्राइब्यूनल नहीं लिखा है मतलब ट्राइब्यूनल नहीं है। हो सकता है आपको जेल की सजा सुनाई गई हो या नहीं सुनाई हो, पर एक ऐसे ऑफेंस के लिए आपको कन्वर्ट किया गया है जिसमें फ्रॉड शामिल है, धोखाधड़ी, तो 10 साल तक के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। इसमें सॉरी ये उसका पॉइंट नहीं है, 10 साल के लिए आप डिस्क्वालिफाइड, 10 साल के लिए आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। हाँ क्यों? क्योंकि आपने धोखाधड़ी करी है, फ्रॉड किया, और फ्रॉड के केस में लिमिट क्या है? फ्रॉड के केस में लिमिट है कि 10 साल तक आपका ऑडिटर अपॉइंट होने का फिनिश। तो ट्राइब्यूनल हटाता है ना, तो 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो पाते, पर कोर्ट अगर आपको हटाएगा तो 10 साल तक आप अपॉइंट भी नहीं हो पाओगे और डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे, अभी वाले छोड़ना भी पड़ेंगे। किसी ने पूछा है सर सेक्शन 8 कंपनी, बेटा सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती, तो सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, तो अगर उसकी 100 करोड़ से कम की पेड अप शेयर कैपिटल है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में उसका ऑडिट आपको काउंट नहीं करना है, नहीं तो फिर करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? तो कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने नहीं, कोर्ट ने अगर आपको फ्रॉड के लिए दोषी करार दिया है तो 10 साल तक डिस्क्वालिफाइड, ऑडिट एक्सेप्ट भी नहीं करना, कंटिन्यू भी नहीं। पर ट्राइब्यूनल ने 140 सब सेक्शन 5 में अगर आपको बाहर किया है तो उस केस में 5 साल तक आप अपॉइंट नहीं हो पाओगे ऑडिटर, पर कंटिन्यू कर सकते। इसके अलावा क्लॉज आई कहता है कि सेक्शन 144 की प्रोहिबिटेड सर्विसेज अगर आपने कंपनी प्लस को दी, कंपनी प्लस मतलब कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी, इसने सीए ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे होता है ये सेक्शन 144 में बताया गया।
तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओ। तब आप इसमें प्रोविजन कैसे याद रखोगे? तो देखो, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बी और सी आपको याद रखना है, एम्प्लॉय ऑफिसर या उसका पार्टनर एम्प्लॉय। डी तो भूलोगे ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें इतनी सारी लिमिट थी, 5 लाख 1 लाख वाली। ई उसके बाद आपका बिजनेस रिलेशनशिप। एफ फॉर फ्रेंड, फ्रेंड नहीं रिलेटिव, रिलेटिव डायरेक्टर के एमपी। जी देख के 2 याद आ रहा है, 220 सीलिंग लिमिट। एच हवालात, हवालात जरूरी नहीं है, जरूरी है कि फ्रॉड के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया है तो 10 साल तक डिस्क्वालीफाई। और आई आपको बोलेगा कि आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 144 पे, वहां पे उसके प्रोविजंस आपको डिस्कस करने को देखना। इन सब केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 141 यहीं पे खत्म होता है। किसी के कोई डाउट से 141 के तो पूछ लो, अदरवाइज दैट्स अबाउट इट। रिलेटिव की डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, देख लीजिएगा। अब मैं सीधे 142 पे जंप करके 143 पे आ जाऊंगा। कोई डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आई कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। वन 42 कहाँ चले गया है? चलिए, एनी डाउट्स? टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूँ, वो कर देता हूँ। ये लियो। और कोई डाउट्स? सीए की लाइफ टाइम का नहीं है बेटा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम है 20 की लिमिट। यानी जैसे तुमको अभी ऑडिटर अपॉइंट किया तो 5 एजीएम के लिए, 5 एजीएम बाद अगर तुमको वापस से रीअपॉइंट नहीं किया तो वो एक कम हो जाएगा। यानी किसी भी पॉइंट पे तुम्हारे पास 20 कंपनी से ज्यादा के एक्टिव ऑडिट्स नहीं होना चाहिए। सीए अगर जॉब कर रहा है तो एक भी ऑडिट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस के लिए। आईसीआई भी मना करता है कि जो सीए जॉब में उनको ऑडिट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी लिख दिया, अगर आप जॉब में हो तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। इट इज ओनली फॉर सीए इन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिसिंग सीए जॉब में नहीं हो सकती। एक बार आंसर लिखना भी सिखा देना। चलो कल देख लेंगे, आज होमवर्क क्वेश्चन करना, कल फिर देख लेंगे। चलिए, फास्ट के ऐप का लिंक और विंडोज का लिंक वो सब टेलीग्राम में आप टीम से मांगिए। ऐप का लिंक मैं क्लास के बाद भले ही शेयर कर दूंगा आपको एंड्रॉइड से प्ले स्टोर। चलिए दोस्तों, अब आइए सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, जिसके लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो। ये रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। रेम्यूनरेशन हर केस में, गठान बांध लो मेरी बात का, हर केस में, हर केस में, हर केस में, हर केस में शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग और एज द शेयर होल्डर में डिसाइड। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पहला ऑडिटर अगर बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड है तो उस सिचुएशन में, पहला ऑडिटर अगर बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड है तो उस सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकते हैं। बाकी आप एक चीज की गिठान बांध दो कि हर केस में रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? एवरी केस रेम्यूनरेशन विल बी डिसाइडेड in the general meeting by the will be decided in the general meeting by the shareholder or as the shareholder में decide। जब भी लिखा जाता है as the shareholder में decide तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि शेयर होल्डर अगर चाहे तो अपने पावर को डेलीगेट कर सकते, तो दे हैव द पावर टू डेलीगेट। चलिए, ये हमारी ऑडिट शास्त्र जो डिटेल नोट्स वाली बुक है, इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेस्ट भी कर दूंगा बोर्ड नोट्स में, ताकि जो क्लास में दिखा रहा हूँ आप एटलीस्ट कवर कर पाए। देखिए, क्वेश्चन यह है कि इन केसेस में कौन रेम्यूनरेशन डिसाइड करे? सुनो, फर्स्ट ऑडिटर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटेड है बोर्ड। शेयर होल्डर ने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग और एज शेयर होल्डर में डिसाइड।
फर्स्ट ऑडिटर C&AG ने अपॉइंट किया। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी। तो क्या मैंने आपको बोला है क्या कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविजन नहीं लगता? नहीं बोला सर। क्या मैं नहीं बोला क्या गवर्नमेंट कंपनी में C&AG डिसाइड करेगा? नहीं बोला सर। क्या मैंने आपको बोला गठन बांध लो इस बात का कि हर केस में शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में ही डिसाइड करेंगे? हाँ। एक्सेप्शन क्या मैंने बहुत सारे बताए या एक ही बताया सर? एक। कौन सा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, यानी यहाँ पे भी शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग करेंगे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर शेयर होल्डर ने किया है, शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग और एज दे में डिसाइड। C&AG ने किया है तो भी शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग और एज दे में डिसाइड। कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ने फिल करी अदर देन रेजिग्नेशन, तो भी शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग और एज शेयर होल्डर में डिसाइड। शेयर होल्डर ने फिल की, C&AG ने की। मालूम है आपको एग्जाम में एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर C&AG ने अपॉइंट किया है और उसकी रेम्यूनरेशन भी C&AG ने अपॉइंट करी, डिसाइड करी है। कमेंट 2 मार्क का क्वेश्चन। बच्चों को लगा सही तो है C&AG करता होगा, 142 थोड़ी ना लगता होगा। बस ऐसी आधी अधूरी पढ़ाई में ही 2 मार्क निकल जाते हैं, खिसक जाते हैं, वहीं पे मामला सारा बिगड़ना शुरू। भूल के भी ऐसा नहीं करना, मस्त मामला बिगड़ जाएगा, गलत हो जाएगा। जब प्रोविजन में आपको साफ साफ क्या बोला गया है आप देखो, फिक्स्ड इन जनरल मीटिंग और एज डिटरमाइंड एक्सेप्ट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड। बोर्ड में यानी यहाँ भी शेयर होल्डर भी कर सकता है डिटरमाइंड, और कोई एक्सेप्शन। रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इंक्लूडिंग इन कनेक्शन विद ऑडिट। तो रेम्यूनरेशन विल इंक्लूड एनी रीइंबर्समेंट ऑल्सो, अगर कोई दे रहे हैं तो। बाकी अगर आप अदर देन ऑडिट कोई सेवाएं कंपनी को प्रदान कर रहे हो तो उसकी फीस ऑडिटर रेम्यूनरेशन का पार्ट। तो ध्यान रखना, दिस प्रोविजन अप्लाइज टू गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो। इसी के साथ 142 कवर हो जाता है और अब आ जाते हैं खूबसूरत सेक्शन पे जिसका नंबर है 143। 143 का मतलब क्या होता है ये आपकी उम्र में कौन बेहतर बता पाएगा? 143, हा 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 हा, क्या नंबर है, वाह। 143, हा हा हा। चलिए, इच्छा हो रही है 143 के बदले में बोलूं 1432। कुछ दिल जले सोच रहे हैं सर ऐसा क्या होता है 143? कॉन्सियस कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्या कर रहे हो यार, इतना भी ज्ञान नहीं है तुमको। 143 का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, उस लड़के को, उस बच्ची को जिसको नहीं पता है 143 का बताओ उसे क्या होता है। लिखो आप चैट में, बताओ उसको 143 का मतलब क्या। ये नहीं पता 14 सर 143 का मतलब होता है पावर्स एंड ड्यूटीज। वेरी गुड बेटा, यही तो मैं बोल रहा था, तुम्हें क्या लगा? सेक्शन 143 पावर्स और ड्यूटीज की बात करता है दोस्तों। शुरुआत में आपको पावर की अनुभूति होगी पर पता नहीं पड़ेगा कब वो पावर ड्यूटी में बदल जाएगा। 15 सबसेक्शन वाले सबसेक्शन से भरे हुए सेक्शन में सिर्फ आधा सबसेक्शन पावर का है, वो भी पहले का आधा। पहले में ही ड्यूटी शुरू हो जाती है और आखिरी तक ड्यूटी चलती रहती है। कमबख्त ये 143 चीज ही ऐसी है, शुरू में पावर की अनुभूति होती है और बाद में वही ड्यूटी बन जाती है और फिर जीवन भर ड्यूटी निभाते रहते हो। और इसका खात्मा भी तय है एक ही तरीके से होगा और वो है फ्रॉड्स। सबसेक्शन 12 to 15 आखिरी के 4 सबसेक्शन फ्रॉड्स की बात करते हैं, धोखे की। तो दोस्तों बहुत गहरी सोच है बनाने वाले की है सेक्शन 143 पावर्स ऑफ ऑडिट। क्या कहता है ये, इंपॉर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स पावर या ड्यूटी बेटा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या पावर है रे ऑडिटर को? एक स्टूडेंट को क्या पावर चाहिए कि सर हमको जितनी पढ़ाई करना हम कर सके, जितनी किताबें लेना है ले सके, जितनी बैच करना है कर सके। ये पावर है कि ड्यूटी है? हाँ, यही तो समझ नहीं आता इस सेक्शन। सेक्शन कहता है आपके पास पावर है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स कहीं पे भी रखे हुए हैं तो उसे देख सकते हो और वो सारे इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो ऑडिट के लिए जरूरी है वो मांग सकते हो। कृपया करके ध्यान रखना, यहाँ पे शब्द यूज किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर, ना कि बुक्स एंड पेपर। बुक्स एंड पेपर का कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अलग है। बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज सेल, रिसीव पेमेंट, एक्सपेंडिचर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये सब तरह की डिटेल्स आती है। इनकम, एक्सपेंडिचर, परचेज सेल, रिसीव पेमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, असेस लायबिलिटी, ये सब की इंफॉर्मेशन।
और बुक्स एंड वाउचर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आती है, वाउचर्स भी आते हैं, मीटिंग की मिनट्स भी आती हैं, कोई आपके स्टैट्यूटरी एग्रीमेंट्स हैं, डीड्स हैं, वो सब आ जाता है। तो क्या ऑडिटर मीटिंग की मिनट्स नहीं देख सकता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की मिनट्स बिल्कुल देख सकता है। किसने बोला नहीं देख सकता? क्योंकि बाद में लिखा हुआ है एनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ योर। बहुत बढ़िया, क्या बात बोली है बेटे ने। पहले रोज दो, फिर रोज रोज देते रहो फिर बस काम ही काम करते रहो, बस आज्ञाओं का पालन करते रहो। तो दोस्तों ये आइए कि आपका पावर है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो ऑडिट के लिए जरूरी है मांग सकते हो। क्या मैं सब्सिडी की भी बुक्स देख सकता हूँ? क्यों सब्सिडी की तेरे काय को देखना? अरे सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे ना तो उसमें सब्सिडी के भी आएंगे। अच्छा तो फिर एसोसिएट की भी मांगेगा, जेवी की भी मांगेगा। हाँ सर, तो उसका ऑडिटर है। नहीं सर, उसका ऑडिट तो कोई और करेगा ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 में बोला है हर कंपनी का ऑडिट होता है। तो होल्डिंग का अलग होगा, सब्सिडी का अलग होगा। वाह बेटा वाह, तो उसका ऑडिटर देखेगा बुक्स। तो तू क्यों देखना चाहता है? अरे सर कंसोलिडेशन के लिए। तो सिर्फ उतना ही बुक्स तो सब्सिडरी और एसोसिएट का देख पाएगा जितना कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जरूरी। और आज के बाद ध्यान रखना कि जब भी एसोसिएट शब्द यूज होता है तो जॉइंट वेंचर उसका पार्ट होता है। तो एसोसिएट इंक्लूड जॉइंट वेंचर। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आप बुक, सब्सिडरी और जेवी की सिर्फ कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट के लिए जितनी जरूरी है देखना उतनी देख सकते हो। पूरी बुक्स एज अ राइट ऑफ डिमांड नहीं कर सकते। ये पावर है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 यही खत्म हो गया। अभी सबसेक्शन 1 खत्म नहीं हुआ है, सबसेक्शन 1 के पावर खत्म हुए हैं। सबसेक्शन 1 में आप स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं सॉरी स्पेसिफिक इंक्वायरी है, जिसे एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कहते हैं, जिसका ट्रू एंड फेयर व्यू पे हो सकता है अफेक्ट आए। दोस्तों 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसेक्शन 1 स्पेसिफिक इंक्वायरी। ये क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा है। इस कारण से हम चाहते हैं कि ऑडिटर उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दे। और ऐसी 6 चीजें 143 सबसेक्शन 1 में ऑडिटर को कहिए कि तू इसके बारे में पूछताछ कर लेना। इसका मतलब ऑडिटर पूछताछ करेगा और अगर उसे कुछ गड़बड़ मिलेगी तो बताएगा, अदरवाइज बताने की जवाबदारी नहीं है। मतलब इसका क्या है? डैड ने हमें बोला जा देख तो यार वो छोटा अपनी रूम में बैठा है, जा जरा देख कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं। क्या बोला? जा जरा देख कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं। आप गए, आपने देखा कि वो पढ़ाई कर रहा है, तो आपने देखा कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, भाई तो यूट्यूबिंग कर रहा है। हम वापस आए, हमने डैड को बता दिया पापा नहीं पढ़ रहा, यूट्यूबिंग कर रहा है। हेलो। फिर अगले दिन हमको डैड ने बोला जा जरा देख छोटा वाला पढ़ाई कर रहा है या नहीं। हम गए, हमने देखा आज फॉर अ चेंज वो पढ़ाई कर रहा है। तो हमने गए और हमने डैड को बोला डैड वो पढ़ाई कर रहा है। फिर अगले दिन भेजा, फिर हम गए आज्ञाकारी बच्चे की तरफ, फिर वापस आए, डैड को बोला पढ़ रहे। फिर अगले दिन भेजा, फिर हम गए, फिर हम आए और हमने बोला पढ़ रहे। अब डैड ने बोला यार ये अब सुधर गया, लगता है पढ़ने लग गया है। और ये बेचारा बेटा इसको बोलते जाता है, देखता है, बताता है, एकदम आज्ञाकारी बच्चा है। तो डैड ने फिर हमको बोला कि एक काम कर, जा देख वो पढ़ रहा है या नहीं, और अगर नहीं पढ़ रहा हो तो वापस आके हमको बताना, नहीं तो मत बता। इसका मतलब कि मैं देखने जाऊंगा, अगर वो पढ़ रहा होगा तो मैं निकल लूंगा, नहीं पढ़ रहा होगा तो जाके डैड को बताऊंगा कि वो नहीं पढ़ रहा। जो पहले था कि मैं देख के आया और मैंने बोला पढ़ रहा है या मैंने बोला नहीं पढ़ रहा है, यानी मैंने डैड को दोनों केस में इन्फॉर्म किया,
इसे कहते हैं स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ये सबसेक्शन 3 में है, जहां पे ऑडिटर को कुछ चीजें दी गई है कि आप ये चेक करो और इसके ऊपर रिपोर्ट करो, सही गलत जो भी। लेकिन सबसेक्शन 1 में स्पेसिफिक रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिक इंक्वायरी है। यानी कि यहाँ पे डैड ने हमको ऐसा बोला है, जा देख, पढ़ रहा हो तो हमें मत बताना, निकल लेना, नहीं पढ़ रहा हो तो बता। यानी ये जो 6 क्लॉजेज आप पढ़ोगे, इन क्लॉजेज में आपको ऑडिट रिपोर्ट में तभी लिखने की जरूरत है जब यहाँ पे कुछ गलत है, यानी इसको बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। जबकि सबसेक्शन 3 में जो क्लॉजेस दिए गए उनमें रिपोर्टिंग कंपलसरी रिपोर्टिंग है, यानी हर क्लॉज में आपको बताना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिपोर्टिंग, कि हाँ वो पढ़ रहा है, हाँ नहीं पढ़ रहा है, दोनों केस में बताना है। तो अब इसी बात है, सबसेक्शन 3 के पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट। हियर नो न्यूज इज गुड न्यूज, करेक्ट। अब आइए दोस्तों, स्पेसिफिक इंक्वायरीज किन मुद्दों पे करना। सबसे पहले, अगर हमारी कंपनी ने सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो आप चेक करो वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, कहीं प्रेजुडिशियल तो नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो, ये सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही शब्द आता है आपके सामने लोन, तो अपने को लगता है लिया है, पर नॉर्मली बोरोइंग्स मतलब लिया है और लोन्स एंड एडवांस मतलब दिया है, तो ये एसेट है अपना। तो अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है और वो अनसिक्योर्ड है, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की, ऑडिटर चेक करता है डिटेल में। तो उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार अनसिक्योर्ड लोन अच्छे से चेक करना, उसको पहले से ही पता है। भाई किसी बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट पे ध्यान दे, अच्छे से पढ़, सबको ही मालूम है खतरनाक सब्जेक्ट है, सेकेंड ग्रुप रुकवा देगा। तो अपने आप सबको पता ही है, मेहनत करना है, वो करे नहीं करे वो बात अलग है, पर पता सबको। पर सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, मैं आपको बोलूँ यार सुनो, एडवांस में ना एस बहुत अच्छे से करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को मालूम है बच्चा क्या मानता है कि एडवांस कंपैरेटिवली सिंपल और स्कोरिंग आसानी से हो जाएगा, और एस पे ध्यान कम देता है और एग्जाम में 25-30 मार्क के एस आ जाते हैं। उस कारण से बच्चे का स्कोर कम हो जाता है। तो मैं किन चीजों पे आपको अलग से बोलूंगा जो अदरवाइज नोन नहीं है। तो सेम इस तरह से यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिक्योर्ड लोन्स अगर कंपनी ने दिए हैं तो शायद ऑडिटर उन्हें कम चेक करेगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड में तो डर लगता ही है, तो ज्यादा चेक करता ही है। तो इसके लिए कहा है कि अगर कंपनी ने सिक्योर्ड लोन दिए हैं तो ऑडिटर अच्छे से चेक कर ले, पहला क्या वो वाकई सिक्योर्ड है, कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही, यानी उसके अगेंस्ट में प्रॉपर सिक्योरिटी है, अडानी के शेयरवेयर के अगेंस्ट की सिक्योरिटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है सिक्योरिटी की क्वालिटी खराब है। फिर आप रिपोर्ट करो, मतलब प्रिजुडिशियल मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो प्रिजुडिशियल कब होगी, जब आपने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया, ऐसे व्यक्ति को दिया जिससे वापस आने की उम्मीद नहीं है, या वापस आ नहीं रहा है, या वापस आने की टर्म्स नहीं दिया, या सिक्योरिटी की क्वालिटी बहुत खराब है, पैसा डूबने का रिस्क है। तो पहला ये ऑडिटर को रिपोर्ट। सेकेंड, बुक एंट्रीज कहीं प्रिजुडिशियल तो नहीं है। सबसे पहले बुक एंट्री क्या होती है, जो रियल ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ बुक एडजस्टमेंट है। जैसे देखो कोई माल बेचा तो रियल ट्रांजैक्शन, तो आप एंट्री जो कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन की एंट्री है, ये सिर्फ बुक्स में करने वाली एंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं है कि मैंने बुक्स में किया। फिर वो कैश में बेचा हो या क्रेडिट में, कईयों को लगता है नॉन कैश आइटम बुक एंट्रीज, ऐसा नहीं। बुक एंट्री मतलब वो रियल में कुछ नहीं हुआ है, आपका जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, प्रोविजन बनाना हो गया, ये सब बुक एडजस्टमेंट, रियल नहीं है। अगर एक्चुअल बैड डेट्स हुई वो रियल है, पर आपको एस्टिमेट लग रहा है बैड डेट होगी तो प्रोविजन बना रहे हो, तो ये रियल नहीं है। ये आप अभी क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग में ऐसे एडजस्टमेंट करना है इसलिए कर रहे हो। तो जो ये बुक एंट्रीज होती है ना, क्योंकि ये रियल नहीं होती है और एस्टिमेट बेस्ड होती है, तो हो सकता है मैनेजमेंट इसमें हेरा फेरी करे। कंपनी इस साल चाहती है प्रॉफिट कम दिखाना, डिविडेंड कम बांटना, तो हो सकता है प्रोविजन जान करके ज़्यादा बना दे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर बुक एंट्रीज में रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए बोला गया बुक एंट्रीज अच्छे से देख लेना कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ या लफड़ा तो। अगर आपकी बैंक अदर देन इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी है, तो क्या आपने अपनी सिक्योरिटी को कॉस्ट से कम पे तो नहीं बेच दिया। इसका मतलब क्या है, वेदर यू हैव सोल्ड योर सिक्योरिटी लेस देन कॉस्ट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू से कम नहीं, लॉस में। देखो एक चीज समझो, तुम्हारा काम बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तो फिर तुम सिक्योरिटी की शेयर डिबेंचर क्यों खरीद रहे हो। सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर सब।
ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे पास एक्सेस कैश होगी, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आदमी इन्वेस्ट करता है तो यही सोच के करता है ना कि यार इस पे रिटर्न कमाएगा एफडी के रेट से थोड़ा ज्यादा, इस तरह से, तो तुम उसमें भी नुकसान कर रहे हो। तो ऑडिटर अच्छे से चेक करे, चेक करके ऐसा नहीं है रिपोर्ट करना है कि इस साल में इतनी सिक्योरिटी लॉस में बेची है, देखो कहीं हेरा फेरी तो नहीं है। हेरा फेरी मतलब सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो तुम्हारी कोई रिलेटेड पार्टी की कंपनी थी इसलिए तुमने उसके शेयर ज़्यादा में ले लिए, वो बाद में अडानी जैसे शेयर की प्राइस गिर गई तो बेच के नुकसान हो गया, ऐसा है तो ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट। तो अगर आप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो ये प्रोविजन आप पे नहीं लगेगा, क्योंकि उनका तो मेन धंधा ही यही होता है कि अपने को इन्वेस्टमेंट खरीदना है, बेचना है। याद रखना है यहाँ इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखा है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट लिखा है। नेक्स्ट, वेदर लोन्स गिवन शोन एज डिपॉजिट्स, इसका क्या मतलब है सर? क्या कंपनी ने जो लोन दिया उनको डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया? बोले तो लोन को डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया, बोले तो। देखो एक चीज समझो, लोन और डिपॉजिट में बेसिक फर्क क्या होता है पता है आपको? अपन लोन देते हैं ना तो सामने वाले की गरज होती है, यानी लोन मैं नहीं देता है ऐसा बोलते हैं रादर कि सामने वाला मुझसे लोन मांग रहा है। पर डिपॉजिट करने में अपन जब जा रहे हैं जो देने वाला है उसकी गरज होती है। मतलब इसका कैसे है समझो, अगर मैं बोल रहा हूं मैंने बैंक में एफडी करी है तो मैं बोलूंगा डिपॉजिट है, मैं ये नहीं बोलूंगा बैंक को लोन दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली, मैंने बोला यार अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बढ़िया खाना होना चाहिए, तो मैंने बोला एक डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेके यहाँ डोमिनोज ही खोल देते। तो डोमिनो ने बोला यार आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। मैंने ले ले 1 लाख का लोन ले ले यार, जा क्वेश्चन मनी स्कूल में दी तो वो डिपॉजिट है, वो कोई लोन नहीं दिया तुमने। तो क्या होता है अपन दिखाते हैं ना डिपॉजिट, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई फायदा हुआ इसलिए मैंने डिपॉजिट दिया। पर वही अगर आप लोन दिखाओगे तो क्या होएगा, लोन का मतलब ये सामने वाले की गरज थी, उसको जरूरत थी। तब क्या हुआ, मेरे कोई रिलेटेड पार्टी ने लोन मांगा, मैं कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर हूँ, उसने बोला यार लोन दे दो यार प्लीज जरूरत है। मैंने बोला यार हमारी कंपनी का काम नहीं है ऐसे लोन देना, ऐसे किसी को नहीं दे सकते। उसने बोला अच्छा अब मैं किसी का हो गया, हे बड़ा आदमी हो गया ऐसी बातें करता है। अरे मैंने बोला नहीं, बोला अरे तू रहने दे, तेरे में दम ही नहीं है, पावर ही नहीं है, क्या देगा। मैं यार हमारे पावर पे क्वेश्चन मत कर। बोले और दी तो क्या? हमने बोला ये 10 लाख रुपए का लोन कंपनी की तरफ से दिलवाया। अब अगर मैं ऐसा लोन उसको दूंगा तो ऑडिटर आके पूछेगा नहीं मुझसे कि भैया ये लोन क्या दिया तुमने कंपनी के पैसे को ऐसे कैसे एक ठिकाने लगा दिया यार दोस्तों में। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा दिखा देंगे कि ये मैंने तेरे को डिपॉजिट दिया है कोई कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में, और आगे जाके तू हमें कुछ सप्लाई करेगा और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो तू रीपे कर देना। तो क्या इस पे ऑडिटर ज्यादा सवाल नहीं उठेगा, इस पे ब्याज भी नहीं हुआ तो चलेगा, डिपॉजिट पे सिक्योरिटी नहीं हुई तो भी चलेगा। अपन बैंक में एफडी रखते हैं तो थोड़े उनसे सिक्योरिटी मांगते हैं कि भैया इसके बदले में सिक्योरिटी है। तो ऐसी हरकतें करते हैं, तो इनको चेक करने के लिए बोला गया है कि ऑडिटर पर्टिकुलरली जितने भी आपकी बैलेंस शीट में लोन गिवन दिख रहे हैं, वो नहीं डिपॉजिट गिवन दिख रहा है, वो चेक कर लो कि कहीं डिपॉजिट गिवन में एक्चुअल में कोई लोन तो छुपा के नहीं रख दिया है। यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे क्या चेक करना है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई भेस बदल के आ गया, तुषार कपूर ने कहीं सलमान खान का मुखौटा तो नहीं लगा दिया। यानी लोन अपने आप में कहीं डिपॉजिट तो शो नहीं हो रहे हैं, ये अपने को चेक करना है। तो इसके लिए डिपॉजिट्स चेक कर लीजिएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या पीओएल में डेबिट हुए? पर्सनल किसके? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय किसी के भी, तो आप चेक कर ले। नॉर्मली कहाँ पे मिलेंगे ये? क्लब के खर्चे, डोनेशन के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, स्टाफ वेलफेयर, यहाँ पे मिलेंगे। इनको चेक कर लो और देखो कि कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है जो कि अलाउड नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस किसी का व्यक्तिगत है और उसको यहाँ उसने डेबिट कर दिया। और अगर कोई भी शेयर आपने अदर देन कैश अलॉट किए हैं तो 5 साल तक आपको नोट्स में डिस्क्लोज करते रहना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने इसको अदर देन शेयर्स अदर देन कैश अलॉट किया। क्यों? मेरे साथ में मैंने आपको बुलाया, आप आए और आपने मुझे 1000 रुपए का लिफाफा दिया, मैं बाद में देखा, मैंने बोला वाह 1000 रुपए, यार इतने क्यों दे दिए? फिर मालूम पड़ा है कुछ समय बाद आपने अपनी शादी का न्योता मुझे भेजा, मैंने बोला ओ अब मुझे जाना है। मैंने बोला 1000 का गिफ्ट आया था तो इतना तो देना ही पड़ेगा। मैंने बोला यार अपन तो टीचर है और ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने आपको आपकी शादी में 1100 रुपए का गिफ्ट दिया, पर मैंने कैश नहीं दी। मैंने आपको क्या दिया है? 1100 रुपए का लेफ्ट से गिफ्ट आर्टिकल दिया है, और वो गिफ्ट आर्टिकल की पैकिंग से आपको समझ में आ रहा है कि ये फ्लिपकार्ट से खरीदा गया। एमआरपी 1100 लिखी है, पर आप बताइए क्या जेब से 1100 लगे होंगे? नहीं, शायद 800 में ही आ गया होगा, हो सकता है 500 में भी आ गया। मतलब समझ में आया दोस्तों? अगर कैश मिलती है तो चांसेस की गड़बड़े कम है, पर कैश की जगह अगर कोई और चीज मिल रही है तो चांसेस गड़बड़ के बढ़ जाते हैं।
अब हम ये तो नहीं बोलते गड़बड़ हुई या नहीं हुई, वो तो ऑडिटर देखता ही है, पर हम ये बोलेंगे एटलीस्ट डिस्क्लोज तो कर दो। तो कंपनी ने शेयर इशू किए क्योंकि मशीन खरीदी और शेयर इशू किए, तो वो अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कब तक? 5 सालों तक। कितना शेयर कैपिटल हमारा अदर देन कैश इशू है। तो अगर आपने बोनस शेयर इशू किया है या अदर देन कैश शेयर इशू किया है तो 5 साल तक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते रहना, और ऑडिटर चेक करेगा ये हुआ है या नहीं। आया भाई समझ में? किसी ने पूछा है सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल होगा क्या? बेटा एक चीज समझो, सिक्योरिटीज में डिपॉजिट तब शामिल हो गए जब उसका कोई एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसको निगोशिएट किया जा सकता है। तो जैसे कॉर्पोरेट के कमर्शियल पेपर्स होते हैं, दे आर सिक्योरिटीज, क्योंकि आप उनको लोन देते हो। डिबेंचर एक तरह का क्या है? लोन है जिसके अगेंस्ट में आपको एक क्या मिल रहा है? सर्टिफिकेट, जिसको आप निगोशिएट कर सकते हो, तो वो सिक्योरिटी। पर लोन अपने आप में सिक्योरिटी नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो सिक्योरिटी। आगे आइए। तो ये 6 मुद्दों पे आपको इंक्वायरी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा अब आप। 6 मुद्दों पे मुझे क्या करना है बेटा? इंक्वायरी करनी है। ये लो बहुत ध्यान से। कंपनी हैज गिवन अ secured loan against a worthless security however the loan is repaid on time later on. Auditor to modify his opinion. Auditor to report under section 143(1) and modify opinion or only report under section 143 subsection 1. बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बताइए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपनी ने एक सिक्योर्ड लोन दिया और सिक्योरिटी की बहुत ही खराब हालत थी, अच्छी नहीं थी सिक्योरिटी, वर्थलेस थी। पर थैंकफुली बैलेंस शीट डेट के 10-15 दिन बाद मैंने देखा कि पूरा लोन वापस रीपे हो गया है, तो थैंक गॉड कोई रिस्क नहीं है। बाकी कंपनी ने जो किया वो ठीक नहीं था। क्या सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में मुझे मॉडिफाई या रिपोर्ट देना पड़ेगी? यस, क्योंकि कंपनी ने सिक्योर्ड लोन्स और एडवांस दिए हैं जो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है या प्रेजुडिशियल। क्या इससे मेरे बैलेंस शीट P&L में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, वो तो नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोन है तो सिक्योर्ड, सिक्योरिटी की वैल्यू अच्छी नहीं है तो है तो सिक्योर्ड। प्लस क्या कोई बैड डेट होने के चांसेस बढ़ गए? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पैसा पूरा आ भी गया है। आप क्वेश्चन में बोल रहे हो तो बैड डेट्स भी नहीं हुई है। तो क्या मैं रिपोर्ट मॉडिफाई करूं सर या नहीं करूं? तो दोस्तों बहुत अच्छे से सुन लो, आपके ऊपर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी है, उसमें लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, बहुत ध्यान से सुनो। It is not mandatory that every negative remark in the auditor's report leads to a modification of your opinion on financial statements. मातृभाषा में ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कई तरह की चीज़ों पे रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट लॉ के अंतर्गत होती है। जैसे 143 सबसेक्शन 1 में उसे कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरी करना है और गड़बड़ मिले तो रिपोर्ट करना।
लेकिन कई ऐसी गड़बड़ हो सकती है जो कि गड़बड़ है पर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे कि सिक्योर्ड लोन का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे चेंज नहीं हो रहा है, वो सही है, अकाउंटिंग सही हुई है। ऐसे केस में आप 143(1) में रिपोर्ट करेंगे कि कंपनी हैज गिवन लोन विच आर सिक्योर्ड बट सिक्योरिटी हैज नॉट बीन प्रॉपरली रजिस्टर्ड. But this is not going to impact your opinion of true and fair view on the financial statements. Hence, report will be unmodified. So please remember, under section 143 subsection 1, auditor is required to make specific inquiry and report if there are exceptions. Those exceptions may or may not modify his opinion on the financial statements. अरे यार, आया भाई सब कुछ समझ में? ये आपका प्रोविजन है, मैंने आपको टेलीग्राम पे इसका वो भी दे दिया, एक नोट. तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, ओनली रिपोर्ट अंडर 143 सबसेक्शन 1. इन दिस पर्टिकुलर केस यू नीड नॉट मॉडिफाई योर ओपिनियन, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ 9% बच्चे या नेवरदलेस समझ में आ गया. ठीक है, कूल, वंडरफुल. नेक्स्ट, ये 143(1) हो गया. अब आते हैं 143(2) पे. क्या कहता है? सबसे पहली बात, यही वो सेक्शन है जो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, ये ऑडिटर को रिपोर्ट कर. अभी तक अपन ने कहीं पर भी ये पावर्स और ड्यूटी में ये नहीं पढ़ा है कि ऑडिटर को रिपोर्ट क्या देनी है. 143(2) कहता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो उसने अकाउंट्स एग्जामिन किए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के सामने जनरल मीटिंग में रखे जा रहे हैं, क्या वो सब एज पर कंपनीज एक्ट, एसएस की रिक्वायरमेंट, एएस की रिक्वायरमेंट, अदर मैटर्स के अनुसार प्रॉपर है. प्लस उसे 143(11) यानी कारों की रिपोर्ट भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करना है और उसे कम्युनिकेट करना है टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्लस प्रॉफिट और लॉस, प्लस कैश फ्लोज, और अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है तो चेंजेस इन. तो ये सबसेक्शन 2 कहता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट में ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे. प्लस क्या हुआ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, लॉज, ये सब के अनुसार बनाई या नहीं. ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है चेक करके रिपोर्ट करना. अल्टीमेटली यहीं से हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट आती है. इसके बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 है. इसमें स्पेसिफिक रिपोर्टिंग है, कंपलसरी रिपोर्टिंग है, यानी इन मुद्दों पे तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है. क्या मतलब करना ही करना है? ये वो मुद्दे हैं दोस्तों जिनके ऊपर आपकी रिपोर्टिंग कंपलसरी है, मैंडेटरी, यानी आप इसकी रिपोर्टिंग से बच नहीं सकते, आपको रिपोर्ट करना है. मतलब आपका जवाब है हाँ तो भी करो, ना तो भी करो. यानी भेजा लड़के को देखने कि छोटे भाई को देख क्या पढ़ रहा है या नहीं, आके बताना है आपको कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा. ये वो वाला केस. तो प्रोविजन क्या कहता है? ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट, यानी आपकी बाकी सब रिपोर्ट के अलावा आपको अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बताना है, पहला, क्या ऑडिटर ने सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जिसका इम्पैक्ट हो सकता है प्राप्त कर लिए, नहीं किए तो क्यों नहीं. क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी गई है, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 128 में. सेक्शन 128 के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रॉपर इफ, उन्हें प्रॉपर कब माना जाएगा? जब वो सबसे पहले क्या देते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. उन्हें डबल एंट्री सिस्टम से बनाया गया है, यानी सिंगल एंट्री वगैरह अकाउंटिंग का नहीं चलेगा, डेबिट क्रेडिट वाला फंडा चाहिए. और
अक्रूवल बेसिस पे बनाए गए। कंपनीज एक्ट में अक्रूवल बेसिस कंपलसरी है, आप कैश बेसिस यूज नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा होता है कि कई बार आप कुछ इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो क्योंकि आपको रिस्क है कि पैसा आएगा या नहीं, जैसे डिविडेंड है। कंपनी ने कमा लिया पैसा, नहीं डिक्लेयर किया तो नहीं मिलेगा, तो जब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं करती और बांटती नहीं, हम इनकम बुक नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं मैं कैश बेसिस पे चलेगी। अक्रूवल बेसिस में भी कंजर्वेटिज्म लगती है जो कहती है कि भैया अगर इनकम लग रहा है, डाउट है इनकम नहीं होगी, तो रिकॉर्ड मत करो। पर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग कैश में करेंगे। प्लस इट इंक्लूड्स पर्टिकुलर्स ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ों की डिटेल्स आना चाहिए। परचेज सेल्स, receipts and payments, income and expenditure, and cost records. Sorry, asset liability. Cost records if prescribed. हर कंपनी को नहीं रखना होते कॉस्ट रिकॉर्ड, जिसको रखना है मैं, ये सारी चीजें अगर है तो माना जाएगा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर को चेक करना है कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई है या नहीं, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। ये सब अगर उसमें मौजूद है तो वो करेगा। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपने देखा है कि कंपनी अब कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही है, तो आप लिखोगे सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हम रिपोर्ट करेंगे कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है, और फिर आगे अपन पढ़ेंगे कि इस केस में ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है वो शायद थोड़ा आपको पता होगा, अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे ऐसे। कोई ब्रांच है ऐसी जिस पे आप विजिट नहीं किए चेक करने के लिए, तो वहाँ के क्वार्टरली रिटर्न्स आते हैं, एटलीस्ट क्वार्टरली आपको भेजना होते हैं। हालांकि टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, आप 15 दिन में भी भेज सकते हो। तो वो एचओ में आएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे आपका है वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो तो वो आए या नहीं। पर अगर ब्रांच का ऑडिटर कोई अलग अपॉइंट हुआ है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट आई, तो कोई ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं आई है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि भैया नहीं। और बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस क्या एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न चाहिए। तो आप ये चेक कर लेना कि भैया आपकी बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार है, P&L की आइटम बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी ऐसा नहीं हो कि बुक्स में कुछ और आ रहा है और बैलेंस शीट अलग से कुछ तो। प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको पालन करना पड़ेगा। क्या मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना है? सेक्शन 133 देखेंगे अपन आगे, कहता है कि कुछ सेट ऑफ एंटिटीज को इंड एस, बाकियों को एएस फॉलो करना है। उसका आपने पालन नहीं किया है तो ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड मसला समझ लीजिए ध्यान से। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई में हमें रिपोर्ट करना है एएस का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। कौन से एएस फॉलो करना है? तो सेक्शन 129 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर एएस। जो किसमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं? 133 सेक्शन। सेक्शन 133 क्या बताता है? एएस जो आपको फॉलो करने हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक इंड एस, एस। आपको देखना है इसका पालन हुआ है या नहीं। ये कौन बताता है? तो देयर आर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। उसका रूल 4 बताता है कौन इंडेस फॉलो करेगा, और रूल 3 बताता है कौन ईएस फॉलो करेगा। सेक्शन 129 कहता है कि अगर कोई एएस फॉलो नहीं किया है मैनेजमेंट ने, एएस या इंडेस जो भी है, देन आप डिस्क्लोजर दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ए, कौन सा एएस है जो आपने फॉलो नहीं किया है? बी, क्या रीजन है जो आपने फॉलो नहीं किया है? और सी, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट अगर नहीं निकाल सकते तो लिखो निकालना पॉसिबल। ये डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को देना है, एल्स मैनेजमेंट के ऊपर पेनल्टी लगे। हावेवर अगर डिस्क्लोजर दिया भी है
ऑडिटर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। वन 143(3) में प्लस अगर मटेरियल है तो ओपिनियन भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि अगर चोरी करी और जाके आपने बोल दिया सर कि भैया मैंने चोरी करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोर नहीं हो या सजा नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से एएस फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ऑडिटर नरमी बरतेगा, चल कोई बात नहीं, नहीं करा फॉलो तो कोई नहीं, चलता है यार। सीधी सी बात है, आपने फॉलो नहीं किया है तो इस केस में डेफिनेटली ऑडिटर को रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगी। बट ये ज़रूर है कि अगर आप खुद आगे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई फ्रॉड किया है या जान करके ऐसा किया। ऐसा माना जाएगा भाई आपके पास कोई पॉसिबल रीजंस होंगे, बट इन एनी केस एएस फॉलो करना मैंडेटरी है, तो करना तो आपको। तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि एएस फॉलो हुए या नहीं चेक करो, नहीं हुए तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, नहीं करेगा तो मैनेजमेंट पे पेनल्टी लगेगी, ऐसा सेक्शन 129 बोलता है। पर मैनेजमेंट रिपोर्ट करे या ना करे, अगर एएस फॉलो नहीं हुए तो ऑडिटर तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा। यानी मैनेजमेंट रिपोर्ट करके अपनी पेनल्टी बचा पाएगा, पर ऑडिटर अगर अपनी रिपोर्ट में देखता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा कि एएस फॉलो नहीं हुए, तो उसको तो लिखना ही है कि भैया फॉलो। ये आपका पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के क्लॉज ई तक का। ऑब्वियसली बात है हम क्लॉज ई तक ही कर पाए आज, आगे के प्रोविजंस फिर अब अपन कल डिस्कस करेंगे। इसमें क्लॉज एफ और एच आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरमीडिएट लेवल से। जी आई जे बड़े इंपॉर्टेंट है और अमेंडमेंट भी हुए हैं जे के अंतर्गत, वो सब हम कल कवर करेंगे। कल हमारा पूरा कंपनी ऑडिट चलेगा एंड वी शुड बी एबल टू कंप्लीट द होल ऑफ कंपनी ऑडिट। कारो देखेंगे कितना हो पाएगा, अदरवाइज पूरा कंपनी ऑडिट कल कंप्लीट हो जाएगा। इन द 2 सेशंस विल बी डन विद कंपनी ऑडिट इन द नेक्स्ट सेशन। इनफैक्ट कल एज इन अब हमारा अगला सेशन मंडे को है, और उसके बाद में मंडे को ही शाम को आपका पहला टेस्ट होगा किसके ऊपर, कंपनी ऑडिट पे। तो आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, मंडे को अपन इसी के आगे का पढ़ेंगे। तो आप अगर ड्रोन चार्ट से ही देख रहे हो तो पूरा आगे का कंपनी ऑडिट या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आपके पास अगर ऑडिट शास्त्र है या किताब है या आपके जो भी नोट्स हैं आपके पास, जो भी आपने जिस भी क्लासेस से कवर किया, तो आप वो सब एक बार अभी तो अभी पढ़ लो, आगे का पढ़ सको तो वो भी पढ़ लीजिए, ताकि आप मंडे की क्लास और अच्छे से अटेंड कर पाओ और शाम को उसका टेस्ट के लिए तैयार हो। क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं एक बार क्विकली समझा देता हूँ। आप क्वेश्चन आर्ट पे जाएंगे, यू विल फाइंड इट इज गिवन वेरी सिस्टमैटिकली टू यू। क्वेश्चन आर्ट एज इन जो क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर किया, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपको सिस्टमैटिकली दिए। इंडेक्स भी आपके साथ शेयर किया है। चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट है। कंपनी ऑडिट के अंतर्गत ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 262। तो ये आप कंपनी ऑडिट पे आ गए। अब आपको शुरू में आप देखेंगे तो आपको बकायदा इतनी बढ़िया क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश करी है। इसमें दोस्तों हर्ष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्या किया है, पहले वो 2-2 मार्क वाले टाइप के क्वेश्चन है, तो 139(6) अपन ने पढ़ा तो उसके अपने को पूरे सॉर्ट करके दिए गए हैं। 139(2), 139(3), यानी ये क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से उठा के कंपनी ऑडिट में डंप कर दिया, सॉर्ट किया है। क्यों? आपकी मेहनत कोई और कर दे, क्योंकि आप करेंगे तो अपने अपने हिसाब से करोगे, एक जैसी नहीं करोगे, और कितने सारे लोगों को करना पड़ेगा। कोई मेहनत एक ने कर दी तो इतने मैन आवर्स बच गए, वो भी इतने प्रोडक्टिव सीए इंटर के बच्चे, बाप रे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने 141, अब मैं आज बता रहा हूँ कल से नहीं बताऊंगा, होमवर्क कैसे करना है आपको। तो आपको 142 हो गया, 143 सब सेक्शन 1 हो गया, सब सेक्शन 2 हो गया, 3 नहीं हुआ अभी पूरा, तो आप सब सेक्शन 2 तक के पूरे क्वेश्चन कर लो। तो जो पढ़ा है उससे समझ भी आ जाएगा अब ये क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ और ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा। और फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये भी बहुत सिस्टमैटिकली दिए हुए हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऐसे पूरे प्रॉपर चैनल से दिए हुए हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने आज तक का जो पढ़ा है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आपको सीक्वेंस में मिलेगा, तो आपको वहाँ तक का कवर करना है। उधर जो मैंने आपको बताया वहाँ हो गया और यहाँ पे आपको कहाँ तक के कवर करना पड़ेंगे, 143 से पहले तक के कर लीजिए, 143 नहीं, यानी कि आप
रिमूवल रेजिग्नेशन में भी कवर कर सकते। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में प्रोहिबिटेड सर्विसेज अभी नहीं कर पाएंगे आप 144 वाले, बाकी अदरवाइज आप कर सकते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है। 144 वाला भले ही छोड़ना हो तो छोड़ देना, रेम्यूनरेशन हो जाएगा। तो आप यूँ समझ लो कि आप 111 तक के तो कर ही सकते हो, डिस्क्रिप्टिव में 111 तक, और 2 मार्क वाले में जो भी मैंने आपको ये आज बता दिया। आज के बाद से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको खुद को डिसाइड करना है कि कैसे ये होगा। नेक्स्ट क्लास के बाद आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, जिसमें ये जो क्वेश्चनार्थ है, ये पूरी किताब है, ये वहाँ पे अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से निकाल सकते हो। जो भी मैं क्लास में इस तरह के बोर्ड नोट्स या काम की चीज़ें आपके लिए बनाता हूँ, वो सब भी उस गूगल ड्राइव में एक बोर्ड नोट्स नाम के फोल्डर में अपलोडेड मिलेगा। इसके अलावा कोई भी और चीज़ मुझे लगती है कभी भी शेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तो वो मैं आपको बोर्ड नोट्स वाले फोल्डर में डाल दूंगा लेक्चर वाइज। तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो, क्लास खत्म होने के 1 आध घंटे में ये सब चीज़ें अपलोड। टेस्ट पेपर कैसे मिलेंगे? तो पहला टेस्ट जब मैं आपको शेयर करूंगा यानी मंडे को, वो आपको ये सीरीज क्या यूट्यूब पर होगी, सिर्फ आज का लेक्चर यूट्यूब पे। मंडे से अब आप सभी लोग ऐप पर आएंगे, विंडोज़ या एंड्रॉयड, जो भी आपका प्रेफरेंस है। आप एक समय पे दोनों में से किसी भी एक में देख सकते हो, थोड़ी देर एंड्रॉयड थोड़ी देर विंडोज़, मन लगा रहे दोनों का, विंडोज़ एंड्रॉयड का, भाई दोनों के पास फास्ट है, आपकी चॉइस है। पर एक साथ दोनों नहीं चलेंगे, एक की बाद दूसरा चलाना है तो एक जगह से लॉग आउट करोगे तभी दूसरी जगह लॉग इन कर पाओगे। लॉग आउट भी नहीं किया तो भी अंदर घुसने नहीं देगा आपको दूसरी ऐप। आज 2 बजे टेस्टिंग रखी गई है, आप कृपा करके चेक कर ले, क्योंकि मंडे से अपना लेक्चर यूट्यूब पे नहीं होगा, तो पहला लेक्चर रहता है ये, ताकि कई स्टूडेंट्स अगर बाद में भी पावर बैच ज्वाइन करना चाहें तो वो लोग कर सकते हैं, और पहला लेक्चर वो आजकल में देख सकते हैं। चलिए, ड्रोन चार्ट्स आपको ऑर्डर करना पड़ेंगे, एंड यू विल बेसिकली गेट द ड्रोन चार्ट्स हार्ड कॉपी पे आपको ऑर्डर करके आप वो ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी उसकी पीडीएफ ओपन शेयर नहीं होगी। चलिए, क्या आज अवेल कर सकते हैं? हाँ, अब आई मीन आज भी आप बैच सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना है आज। फॉर श्योर यू हैव टू मीन्स व्हाट, यू हैव टू डू द, इन एनी केस आपको आज क्या करना है दोस्तों? कुछ तो भी हो रहा है। चैट अगर आप देख पा रहे हो तो देख लो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब मंडे है क्लास। थैंक यू वेरी मच हर्ष भाई, धन्यवाद आप सभी के लिए। मंडे से आप लोगों को ऐप में ज्वाइन करने को मिलेगा अनीश, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे सब डिटेल्स आप पूछ लीजिएगा, यार दोस्त मदद कर देंगे। आज 2 बजे टेस्टिंग होगी, आप टेस्टिंग कर लेंगे। अरे हर्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, दिल जीत लोगे क्या तुम। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ स्टडी वेल। इस बैच का असली फ़ायदा दोस्तों तभी है जब आप मस्त पढ़ाई करें साथ साथ में। दैट्स अबाउट इट।
ऑडियो वाला टेलीग्राम लिंक, वही जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे जाना। देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया है ना, उस लिंक पे क्लिक करो। फिर उसके बाद तुमको ये दिखेगा, फिर उसमें ऊपर क्लिक करो, सार्थक नीरज जैन नाम जहाँ लिखा है वहाँ ये डिस्कशन ग्रुप दिखेगा, उसको क्लिक करो। तो यहाँ पे आएगा ज्वाइन डिस्कशन ग्रुप, उसको ज्वाइन करना। ये ज्वाइन करने के बाद में फिर तुमको अगर सिर्फ ऑडियो सुनना है तो ऐसे सुनना। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे तुमको ऑडियोज मीडिया फाइल ऐसे वॉइस, तो ये वॉइस क्लिक करोगे ना, सारे ऑडियो लाइन से मिल जाएंगे। तो ये आज के ऑडियोज तुमको ऐसे मिल जाएंगे। कल से क्या करना, जो भी स्टूडेंट अपने क्लास में आ रहा है, मैं जो भी ऑडियो ऐसा दूँ, कोई एक स्टूडेंट उस पर लिख देना कि ये काय का ऑडियो था। ठीक है बेटा, चलिए आप फोड़ेंगे एग्जाम में बिल्कुल मिल के। धन्यवाद एंड बाय बाय।